प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली खूब रोत्याली, डांडी व काठी भली खूब रोत्याली। ताल कठोड़ को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम। जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। घुगती घुरांदी यख म्योलड़ी न्यारी, कफुआ बासद यख हीलास प्यारी। फूल फूल दो यख बुरास नाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। इसका लॉक क्या है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। बैग पूरा हिमालयी चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। हरिद्वार जो गंगा द्वार है, मायापुर है, भगवान शिव का द्वार है, भगवान विष्णु का द्वार है, और जो यात्रा है वो यहीं से प्रारंभ होती है। देश के अलग अलग राज्यों से पुराने समय में यानी 100 साल पहले लोग यहाँ तक ट्रेन से आते थे और यहाँ से फिर आगे ऋषिकेश तक। जैसे जैसे सड़क ऋषिकेश पहुंची, ट्रेन ऋषिकेश पहुंची, तो उसके बाद फिर यात्रा का स्वरूप बदलता गया। हमारा आज का सफ़र हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड से ऋषिकेश तक है, और इस पूरे करीब 24 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग है उससे होते हुए हम ऋषिकेश पहुंचेंगे। तो आपकी ये यात्रा है, आप मेरे साथ लगातार चलते और इस पूरे जो पौराणिक हमारी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, उसके सहभागी बनेंगे। कमेंट करते रहिए। इस बैग में क्या क्या है ये भी हम आपको बताएंगे कि इस पूरी लंबी यात्रा में जो हम चल रहे हैं इसमें क्या क्या सामान मैंने रखा है, और अगर आप लोगों का भी मन करता है कि इस तरीके से हम लंबी यात्राएं करें तो किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है वो भी हम आपको आगे विस्तार से बताते रहेंगे। तो चलते हैं हर की पैड़ी से आगे की तरफ। ये है ब्रह्मकुंड, जहाँ सुबह सुबह तमाम लोग स्नान कर रहे हैं। सैनी जी ने बड़ा सहयोग दिया। आप नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं है। नहीं, वाकई में तो सैनी जी की जो आत्मीयता है वो मुझे हमेशा ताउम्र याद रहेगी। तो सैनी जी आज्ञा दीजिए। कल इन्हीं के यहाँ रुके थे, इनकी धर्मपत्नी और बच्चे सब। ये यात्रा मंगलमय, और आप जिस पर्पस के लिए यात्रा कर रहे हैं और आपका प्लान है कि हम केदारनाथ में मिलते हैं, तो गौरीकुंड या फाटा में आप ज्वाइन करें। महादेव की कृपा रही तो बिल्कुल 100% ही है। तो ऐसे लोग अगर यात्रा में मिलेंगे तो यात्रा हमारी और भी सुखद और आनंदमयी और ताउम्र न भूलने वाली रहेगी। हरिद्वार तक जितने भी यात्री हैं उनको आने में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। दरअसल 1890 के आसपास हरिद्वार जो है वो देश के तमाम हिस्सों से ट्रेन से जुड़ गया था, रेल लाइन से। और जब रेल लाइन से हरिद्वार जुड़ा तो उसके बाद कनेक्टिविटी आसान हो गई। यहाँ से
बद्री केदार या गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र, वहाँ तक जाना सबसे बड़ी कठिन चुनौती है। हरिद्वार में बड़ी संख्या में हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन जितने श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते हैं उससे आधे भी जब कपाट खुले रहते हैं ऊपर की तरफ इन क्षेत्रों में नहीं पहुँचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस इलाके में जो रहने के धर्मशालाएँ या होटल है बहुत बड़ी संख्या में हैं। इससे आगे ऋषिकेश में भी यही स्थिति है। मुश्किलें उससे आगे शुरू होती थी, पहले भी और अभी भी। इस छोटे से बैग में मेरा खाने पीने का सामान है, वो दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें है क्या। कहीं पर अगर पानी गर्म करना है, चाय बनानी है, तो ये ज़रूर रखना चाहिए। एक छोटा सा ये स्टोव है, इसमें मैं चाय बना सकता हूँ। तो एक हर्बल टी मैंने रखी हुई है कि पानी गर्म करना है, केवल उसमें पत्ती डाल देनी है। हरिद्वार बस स्टेशन से हम लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करके जो गेट है चिला का, वहाँ जो मोतीचूर का गेट है फॉरेस्ट राजेश नेशनल पार्क का, वहाँ पहुँच गए। और हर की पैड़ी से 6 किलोमीटर। अभी ऋषिकेश यहाँ से लगभग 14 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और 12 बजे का समय है। 7:30 बजे हमने हर की पैड़ी से सफ़र शुरू किया था, रुकते रुकते आराम से। मुझे लगता है कि शाम 6 बजे तक हम जो त्रिवेणी घाट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बीच में थोड़ा सा आराम करेंगे। हर की पैड़ी से जो पहली चट्टी होती है वो है सत्यनारायण की, जो मंदिर है सत्यनारायण चट्टी, तो वहाँ पर थोड़ा विश्राम करेंगे आगे। अभी हम लगभग 8.5 किलोमीटर जो मोतीचूर फॉरेस्ट राजेश नेशनल पार्क का गेट है वहाँ तक पहुँचे, तो हमें करीब 11 लोग राजस्थान के मिले और जो जा रहे हैं सबसे पहले यमुनोत्री। महिला से बात करते हैं। आपका नाम? हमारा नाम रामदास। तो आप लोग कितने लोग हैं जो यमुनोत्री धाम जा रहे हैं? 11 लोग पैदल ही जा रहे हैं सब लोग? हाँ। मैं देख रहा हूँ कि सब ज़्यादातर उम्र दराज ही हैं, 60 साल से ऊपर ही हैं। ऊपर है। इतना पैदल चल लेंगे आप? 75 साल के तो मेरे है। अब मुझे जब मैं हरिद्वार से निकला था तो मुझे ये उम्मीद थी कि शायद ही कुछ साधु संतों के अलावा बहुत मुश्किल है कि ऐसे लोग मिलें जो हरिद्वार से ही पैदल चल रहे हैं। आप सोचिए कि लगभग हरिद्वार से अगर हम जोड़े तो 800-900 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है जो चारों धामों को जोड़ती है, सड़क अगर जाते हैं। तो अभी तो शुरुआत भी नहीं है और सब लोग थके हैं, सो गए। चारों धाम अपने जो चारों धाम होंगे ना, हाँ, तो 30 किलो 30 एक दिन में आप लोगों ने कितना सोचा है, कितना चल लेंगे आप? एक दिन में चलते हम 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चलेंगे आप? एक एवरेज है, क्योंकि कम है चढ़ाई कहीं मिले, सड़क ही सड़क चलना है। 1500 किलोमीटर है। हमने देखा है कि मई 10 के बाद जब राजस्थान के लोग, महाराष्ट्र के लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं तब यात्रा चरम पर पहुंचती है। और ऐसे लोग ही हैं जो चार धाम की, जो हिमालयी चार धाम की यात्रा है उसको सार्थक बनाते हैं। यात्रा है आप? हमारी जैसे जिला धौरपिस से
और हरिद्वार से हमने उठाई है परिक्रमा। अब जाएंगे हम गंगोत्री, पहले जाएंगे हम यहाँ नीलकंठ और पार्वती मैया और फिर लक्ष्मण झूला और फिर जाएंगे हम सीधे गंगोत्री तो फिर जम्मूतरी, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ और फिर ऋषिकेश आ जाएंगे। सब लोग बुजुर्गी हैं? हाँ, सब लोग इधर गए। तो पहले भी आप गए हैं या ये लोग जो साथ में वो लोग पहले बार? नहीं, ये तो और तो पहली बार जा रही है, मेरे साथ है। कहीं पे जाते हैं अब उसको लगेगी जब प्यास लगेगी। आप इस समय चारों धामों में सबसे प्रथम जो चट्टी है सत्यनारायण मंदिर, उस जगह पर हैं। हरिद्वार से जब हम सुबह 7:30 बजे निकले थे तो हमें उम्मीद थी कि हम 12-1 बजे तक हम ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहला दिन था तो इसलिए आराम से हम चल रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने देखा कि 11 श्रद्धालु मुझे ऐसे मिले जो 4 धाम यात्रा हरिद्वार से पैदल कर रहे हैं। इसका मतलब पैदल यात्रा अभी भी जारी है और भी श्रद्धालु, साधु महात्मा तो जाते ही हैं, और भी श्रद्धालु चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या गंगोत्री यमुनोत्री, वो हमें आगे भी मिलते रहेंगे। इस चट्टी के बारे में बताऊं तो काली कमली जो पंचायती क्षेत्र है उसके द्वारा ये चट्टी विकसित की गई थी। जब हरिद्वार से आगे की तरफ कहीं भी चट्टियाँ जो वहाँ पर धर्मशालाएँ नहीं थी, अवस्थापनाएँ व्यवस्थाएँ नहीं थी, वो मैं आगे विस्तार से बताऊँगा किस तरीके से काली कमली पंचायती जो क्षेत्र है उन्होंने पूरी 4 धाम यात्रा का रुख बदल दिया। पूरा 4 धाम यात्रा में जो धर्मशालाएँ थी उनका निर्माण किया। यहाँ पर बहुत शांति मिल रही है। पुराने वट वृक्ष हैं इसके नीचे। आज भी श्रद्धालु जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जिन्हें इस मंदिर के बारे में, सत्यनारायण मंदिर के बारे में जानकारी है, वो यहाँ पर आके थोड़ा देर दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ड्यूटी के वक्त देखने का टाइम नहीं रहता तो मैं ऑडियो के रूप में उसको ज़्यादा सुनता हूँ। और अभी घर आते वक्त संयोग से मैं इनकी जो पिछली वीडियो थी, जो कि उत्तराखंड के जो गढ़वाली जो लोग हैं और कुमाऊनी लोग हैं, वो कहाँ से आए थे, तो सर से अभी मिला, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बातचीत करके मौका मिल रहा है इनसे बात करने का। सर, आज मैं ड्यूटी से घर जा रहा था तो मैंने सर को विश्राम करते हुए देखा एक जगह पर। तो पहले तो मैं देख के थोड़ा सा आगे चले गया, बट मैंने नोटिस करा कि ये संदीप सर है, संदीप गुसाई जी, जिनका यूट्यूब में काफ़ी एक अच्छा उत्तराखंड के ऊपर कंटेंट आता है। रूरल टेल्स जो इनका चैनल है वो मैं लगातार सुनते भी रहता हूँ। ऋषिकेश आज अंतर्राष्ट्रीय शहर है, योग नगरी के रूप में जाना जाता है। ये भारत का जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसका कैपिटल भी कहा जाता है। राफ्टिंग तो वर्ल्ड फेमस है ही।
लेकिन इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 100 साल पहले इस जगह पर जब सड़क पहुंची, ट्रेन पहुंची, तो ये बहुत छोटा कस्बा था और रैम्य ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। जो तपोवन का क्षेत्र है तो वहाँ पर पहले पूरा जंगल हुआ करता था, नदी के दोनों तरफ जंगल हुआ करते थे। जब ट्रेन पहुंची और उसके बाद फिर धर्मशालाएं बननी शुरू हो गई धीरे धीरे, तो ये जो पूरा ऋषिकेश शहर है वो फिर बड़ा टाउन बनता गया। जो हमारे लेखक हैं जिन्होंने अलग अलग किताबें लिखी हैं, अगर राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो उन्होंने 2 बार यात्राएं की थी ऋषिकेश से होते हुए। तो उन्होंने उस समय लिखा है, या फिर जो शालिग्राम वैष्णव है उत्तराखंड रहस्य जब उन्होंने किताब लिखी, उसमें भी जिक्र है कि बहुत कम यहाँ पर जो श्रद्धालु थे। जब सड़क पहुँची और ट्रेन पहुँची, उसके बाद इस शहर का, ऋषिकेश का धीरे धीरे विकास होने लग गया। आम के बहुत जंगल थे यहाँ पे बड़े बड़े, तो इसका नाम जो है आम्रकुंज भी कहा जाता है पुराणों में। और इस क्षेत्र में अब तो ये विश्व प्रसिद्ध है। जिस तेज़ी से पिछले 100 सालों में ऋषिकेश का विकास हुआ, उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋषिकेश को एक योग नगरी, एक जो जहाँ पर माँ गंगा सीधे धरातल पर इन पहाड़ों से उतरते हुए सीधे मैदान की तरफ बढ़ती है, उसके रूप में। और आज के टाइम पे ये जो है वो एक तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट्स की राजधानी बन चुकी है। दरअसल ये संस्था जो है स्वामी विशुद्धानंद जी, जिनका जन्म 1831 को जो वर्तमान पाकिस्तान के गुजरांवाला क्षेत्र के कोंकणा नाम गांव में हुआ था, और इनका बचपन से ही रुचि धार्मिक क्रियाकलापों की ओर थी। जब इनकी माता का देहांत हुआ तो जब हरिद्वार वो उनकी अस्थियां विसर्जन करने आए, उस समय इनका हरिद्वार में अब ऐसा मन रम गया कि इनकी वापस जाने की इच्छा नहीं हुई। और जब वापस गए तो उन्होंने फिर से एक संन्यास ग्रहण करने की एक अपने परिवार को इच्छा बताई, जो कि इनके भाई ने उस समय इजाज़त नहीं दी। लेकिन ये उस रंग में रंग गए थे कि गृहस्थ में रह के भी ये सन्यासियों की तरह रहने लग गए। कुछ समय पश्चात जब इनके परिवार ने देखा तो इनको इस बात की इजाज़त दे दी, और वे उसके बाद हरिद्वार में आए। हरिद्वार में काफ़ी टाइम रहे। बनारस में जाकर इन्होंने वेदांत की शिक्षा स्वामी जी शंकरानंद जी से संन्यास की शिक्षा ली थी, और तब वे विशुद्धानंद बन गए। पहले इनको बिस्वा करके बोलते थे, उसके बाद विशुद्धानंद बन गए। ये अपने पास क्योंकि काला कंबल रखते थे, इसीलिए इनका नाम बाबा काली कंबली प्रसिद्ध हुआ। 1880 में बाबा जी ने संपूर्ण उत्तराखंड की यात्रा की, और इन्होंने उस समय इनके कष्टों को, जो यात्रियों के कष्ट थे, उनको महसूस किया। और उसके बाद से ही इनके मन में ये प्रबल इच्छा हुई कि मैं इनके लिए कुछ करूं, और इसी संकल्प के साथ इन्होंने सारे भारतवर्ष की यात्रा की, और जगह जगह घूमकर इन्होंने लोगों को प्रभावित किया, उनसे दान लिया, और इस तरह से इन्होंने जगह जगह धर्मशालाएं स्थापित की, जिनको हर 8 मील पे, मतलब आज के उस परिवेश में देखें तो 12 किलोमीटर पे, क्योंकि एक आदमी 12 किलोमीटर ही एक दिन में चल पाता है, जो इस यात्रा के लिए उस उम्र के उस पड़ाव से जो गुजर रहे हैं। तो हर 12 किलोमीटर पर एक चट्टी की स्थापना की, और ऐसी चट्टियाँ पूरे 4 धाम तक स्थापित हैं। इसके साथ साथ, चट्टियों के साथ साथ इन्होंने अन्न क्षेत्र की भी स्थापना की, और यहाँ से अन्न उन सभी चट्टियों तक पहुँचाया गया जहाँ हमारे बाबा काली कमली उन चट्टियों में बर्तन हुआ करते थे, रहने का एक साधन हुआ करता था। इस तरह से 100 से ज़्यादा धर्मशालाएं इन्होंने पूरे रास्ते भर बनवाई। स्वामी विशुद्धानंद, जिनको बाबा काली कमली के नाम से जाना जाता है, उनके 2 शिष्य थे, प्रमुख शिष्य, एक आत्म प्रकाश जी और स्वामी रामनाथ जी। आत्म प्रकाश जी को उस समय स्वर्गाश्रम जौंक वाला इलाका दे दिया गया, जो स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के नाम से आज जाना जाता है। वो भी बाबा काली कमली की संपत्ति थी।
और रामनाथ जी पूरे उत्तराखंड और पूरे भारतवर्ष में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखा करते थे। स्वामी रामनाथ जी के बाद ये दायित्व इनके शिष्य जो हैं मनीराम जी को दिया गया, और मनीराम जी ने अपने समय में बहुत सारे एक आयुर्वेद सेवा समिति का भी गठन किया जो आयुर्वेद की सेवा में करते थे। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य यात्री सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा और समाज सेवा, और इसी के अंतर्गत इन्होंने उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा ख़त्म हो गई और एक सोसाइटी की स्थापना हुई जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ। बल्कि मैं जब वो उसके डॉक्यूमेंट देखता हूँ तो पंडित मदन मोहन मालवीय भी उस सोसाइटी के वकील के तौर पर उनका नंबर 1 पे मैंने उनका नाम देखा फाउंडर मेंबर्स में से। तो इस तरह से ये कलकत्ता जो मारवाड़ी सेठ लोग थे जो इनके अनुयायी थे विश्वधरन जी के, उनके पास गई और तब से संचालन उन्हीं के द्वारा होता रहा। इसमें जो मैंने बताया कि काफ़ी धर्मशालाएं जो थी वो वर्तमान में, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी और उसका रेलेवेंस उस समय के हिसाब से केवल छत थी और कोई बहुत अच्छा इन सालों में कई वर्षों के पश्चात वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी। तो उसको ठीक करने की दिशा में सोसाइटी ने कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें हम लोग देवप्रयाग में जो पुरानी धर्मशाला थी उसको दोबारा से उसका पुनर्निर्माण करा रहे हैं। इसी तरह से 3 धर्मशालाएं हलवासिया, श्रीजी और धानुका हम लोग बद्रीनाथ में उसका पूरा जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी उसको ठीक करा रहे हैं। 6 धर्मशालाएं हमारी जो उत्तरकाशी में थे उनको ठीक करा रहे हैं, और इसी तरह रुद्रप्रयाग वाली और भी धर्मशालाओं में इस तरह से काम हो रहा है। लेकिन मेरी अपनी मंशा है और ये कई लोगों के मैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी इस तरह की जो बात आई हैं कि जो पुराना पैदल मार्ग था उसको पुनर्जीवित किया जाए, और ये जो पैदल मार्ग पर जो हमारी चट्टियाँ थी, हमारी धर्मशालाएं थी, उसमें सरकार अगर उनको इस मार्ग को इसका जीर्णोद्धार करती है, इस मार्ग को खोलती है और इसमें यात्रा शुरू होती है, तो हम भी इस दिशा में अपने प्रयास करेंगे। हमारी कई धर्मशालाएं जो एक बहुत ही अच्छी जगहों पे हैं, जिसमें मैं कईयों को उल्लेख करना चाहूँगा। ब्यास घाट एक बड़े पौराणिक स्थल पे स्थित है, वहाँ पर एक प्रबल संभावना है इसकी। इसी तरह से बनिया कुंड जो तुंगनाथ के नीचे बेस पर चोपता में है, वह बहुत ही रमणीक स्थल है। इसी तरह से पवाली, घुत्तू जो त्रिजुगी नारायण, गंगोत्री और केदारनाथ को जोड़ता है, उसमें बहुत अच्छी धर्मशालाएं हमारी हैं। और भी रास्ते में कई जो धर्मशालाएं हैं उनको जीवित किया जा सकता है। तो इस दिशा में जो आपकी टीम एक प्रयास कर रही है, इनको दोबारा से पुनर्जीवित करने की दिशा में ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और हम भी चाहेंगे कि इस कदम में जो भी अपेक्षाएं समाज को, सरकार को, हम लोगों से होगी कि अपनी धर्मशालाओं में उस तरह से जीर्ण शीर्ण जो अवस्था में पड़ी हैं उनको ठीक किया जाए, उस दिशा में हम लोग भी कदम उठाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी सोसाइटी के पदाधिकारी इस तरह के निर्णय लेंगे कि ये दोबारा से हम उनको उन सपनों को जो कि स्वामी विशुद्धानंद जी ने देखे थे और उनके लिए, यात्रियों के लिए जो ये सुविधाएं जुटाई थी, उनको साकार करेंगे। उस दिशा में जो हमारे लंगर चला करते हैं, पहले हर जगह लंगर हुआ करते थे, अब उसमें से कुछ कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारे लंगर ऋषिकेश में, पशुलोक रामनगर में, उसी तरह से कुरुक्षेत्र में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में अभी भी ये लंगर चल रहे हैं। और सदाव्रत जिसमें कि साधु सन्यासियों को राशन दिया जाता है, और जो साधु पैदल यात्रा करते हैं उनको गुड़ चना अभी भी हमारी सब धर्मशालाओं में मुहैया कराया जाता है। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं हम लोग कर रहे हैं। भले ही उस दिशा में थोड़ा डिटोरिएट हुए हैं वो सब चीज़ें, लेकिन
मैं समझता हूं कि आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हम प्रयास करेंगे कि इसको दोबारा से ठीक किया जाए। काली कमली धर्मशाला या जो पंचायत क्षेत्र है उसकी कुछ खासियत और बताते हो। हमारे पास एक बहुत बड़ा रजिस्टर है। ब्यास जी, इस रजिस्टर की क्या खासियत है? क्या ये सालाना चंदा रजिस्टर है जो 1912-1913 ईस्वी में तब से चला आ रहा है। ये जैसे श्रीमती सरस्वती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय गौरी राम, गांव डाखाना, डाला सिब्बा, जसवा कोटला, तो ये इन्होंने सालाना चंदा 500 रुपये लिखा है, जो कि ये और ये पीढ़ी दर पीढ़ी उस समय का 500 आज का तो बहुत बड़ी राशि है। ये कांगड़ा का है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के हैं। इसी तरह से जो अब पहले 5-10 रुपये हुआ था, अब पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाते बढ़ाते तो ये सालाना चंदा उनमें इतनी आस्था है कि अभी भी जो उनका नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको लगातार देते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से आज भी कोई चंदा देता है तो रजिस्टर इसी तरह ये रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उनको रिसीव बाकायदा उनको उसकी रसीद दी जाती है और उसके साथ एक धन्यवाद पत्र भी प्रेषित किया जाता है। इसी तरह से लोग जो लंगर है, बड़ा लंगर जो हमारा होता है, उसमें कई दानी लोग अपनी तरफ से अलग अलग ओकेजन्स पे उसके लिए दान देते हैं और उनके नाम से वो भंडारा किया जाता है। ब्यास जी, आज की तारीख पे जब हम 4 धाम यात्रा पर चलते हैं, रिजॉर्ट हैं, होटल हैं, इतना महंगा केदारनाथ बद्रीनाथ में हो गया है। काली कमली जो धर्मशाला है उसका जो आज किराया है या बुक कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी काली कमली में रुकना चाहते हैं। दरअसल अभी भी काली कमली की धर्मशालाओं में जो रेंट है बड़ा नॉमिनल लेते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में कुछ भी उनसे किराया नहीं लिया जाता था। वो जो अपनी इच्छा से स्व इच्छा से देना चाहें, लेकिन बढ़ती महंगाई के उसमें जो सर्विस चार्ज हैं उस तरह से उनसे कुछ एक मिनिमम राशि ली जाती है। तो जो आम तौर पर 125 रुपये से 400-500 रुपये तक होती है, और उसमें जो ज़्यादा है 500-600 वाले जो हैं वो जहाँ एयर कंडीशन रूम है, क्योंकि यात्रियों की अपेक्षाएं रहती हैं, स्पेशली ऋषिकेश जैसी जगह पर, तो वहाँ एयर कंडीशन रूम अगर हैं तो वो सर्विस चार्जेस की तरह होते हैं। किराया बहुत नॉमिनली होता है, 125, 200, 300 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। केदारनाथ में तो आज सपना है कि कोई 500 में आपको कमरा दे रहने के लिए, लेकिन हमारा अभी भी वहाँ भी किराया 350-400 से ऊपर नहीं होगा। और भी जगह पे हमारे 250 रुपये में, 300 रुपये में। 7 धर्मशालाएं थी आपदा से पहले? हमारी आपदा से पहले 2013 से पहले हमारी 7 धर्मशालाएं थी। 7 धर्मशालाएं हमारे केदारनाथ में थी, एक रामबाड़ा में थी, एक गौरीकुंड में थी। रामबाड़ा, गौरीकुंड और बद्रीनाथ केदारनाथ की एक धर्मशाला पूर्ण क्षतिग्रस्त हुई थी, 2 आंशिक रूप से हुई थी, लेकिन 4 धर्मशालाएं हमारी पूरी सुरक्षित थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही धर्मशाला बची है, और वो भी इसलिए बच पाई है क्योंकि उसमें एक कार्यदायी संस्था उस समय नेम वाले थे, उनके पास था इसलिए बच पाई। शायद नहीं तो अदरवाइज गवर्नमेंट अपने मास्टर प्लान के हिसाब से उसको ध्वस्त करती। अभी भी हमको उसके लिए कोई मुआवजा या ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो उसके लिए हम अभी प्रयासरत हैं कि सरकार की तरफ देखें, और उनसे बातचीत अभी भी चल रही है। खुलनी चाहिए। हम तो उम्मीद करेंगे और सरकार से भी कहेंगे कि केदारनाथ जैसी जगह पे सस्ती धर्मशालाएं बहुत ज़रूरी हैं जी। कोई नहीं है इस समय वहाँ पे, मतलब GMBN पूरा कमर्शियल हो चुका है। BKTC की अपनी कोई धर्मशाला ऐसी नहीं है कि जो गरीब तबका का, और बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ पे। स्वामी विशुद्धानंद जी इसी जगह पर ध्यान करते थे जब उन्होंने बाबा काली कमली का जो पंचायत मुख्य धर्मशाला यहाँ पे, और इसी इलाके से गंगा मैया बहती थी, योग ध्यान करते थे, और यहाँ पर एक पीपल का पेड़ हुआ करता था।
और आसपास कुछ भी नहीं था ऐसा भरत मंदिर के अलावा, क्योंकि ये जो ज़मीन है जहाँ पर धर्मशाला है वो भी जो भरत मंदिर है उनके द्वारा ये दी गई थी। उसके बाद जैसे ही धर्मशाला बनी तो फिर श्रद्धालुओं का यहाँ आना सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे इसके चारों तरफ बाज़ार बना। उसके बाद पंजाब सिंध जो अन्य क्षेत्र है वो खुला। कहानी उनकी पूरी आपने सुनी ली। हर्षमणि व्यास जी ने कितने विस्तार से चीज़ें बताई और जो फंक्शन है काली कमली का आज किस तरीके से वो फंक्शन करती है वो भी बताया। तो अगले एपिसोड में अगली कहानी जो हमारी यहाँ ऋषिकेश से आगे की तरफ बढ़ेंगे उसमें हम भरत मंदिर और ऋषिकेश की और भी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। देखते रहिए आप जो चारधाम हिमालयी चारधाम की ये विशेष सीरीज़। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमालय।